क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। समकालीन विश्व में राजनीति, शीत युद्ध का दौर, पहला अध्याय हम पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध के दायरे। देखिए, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने उनके बीच में बहुत ही तनाव बना रहा और यही शीत युद्ध के नाम से जाना गया। दोनों ही देशों ने यूरोप को दो महत्वपूर्ण गठबंधनों वाले गुटों में बांट दिया। यूएसए ने यूरोप के पश्चिमी हिस्से में और वहीं पर यूएसएसआर ने पूर्वी यूरोप को अपना हिस्सा बना लिया। एक तरफ जो थे वो नाटो सदस्य बन गए यूएसए, और दूसरे जो थे वो यूएसएसआर वार्सा संधि के सदस्य बन गए। छोटे छोटे देशों ने क्या किया कि अपनी निजी सुरक्षा के लिए, अपने हथियारों के लिए और आर्थिक मदद के लिए इन ग्रुप्स के अंदर वो चले गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों ही देशों के बीच में वैमनस्य और कटुता जो थी वो बढ़ती तो गई थी, और राजनयिक जो हम ये कहेंगे कि उनके बीच में संबंध थे वो भी कई स्थितियों के अंदर जो है वो खराब होने लगे। देखिए, शीत युद्ध के दौरान जो है अनेक संकट सामने भी आए थे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था क्यूबा का मिसाइल संकट। ये हमने पढ़ा था कि ये एक इम्पोर्टेंट ऐसा संकट था कि जहां दो महाशक्तियां उभर के सामने आ रही थी, एकदम से ये क्यूबा का मिसाइल संकट सामने आ गया। तो ये एक समस्या हमें दिखी। फिर देखिए, शीत युद्ध के दौरान जो है खूनी लड़ाइयाँ तो नहीं लड़ी गई। ये बात हम ध्यान रखते हैं कि तीसरा जो विश्व युद्ध था वो नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही के पास में तो हथियारों का जो जखीरा था वो बहुत अच्छा खासा था, लेकिन लड़ाई जो है वो रक्त रंजित नहीं रही। अब इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति जो है तीसरे युद्ध के रूप नहीं ली। दोनों महाशक्तियां जो है कोरिया, बर्लिन, कांगो के दशक की शुरुआत और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। देखिए, यहाँ क्या है कि कुछ घटनाक्रम हुए थे उसी बीच के अंतर्गत। अगर हम घटनाक्रम की जो है डिटेल आपके बुक्स के अंदर भी अच्छे से दे रखी है, जो आप देखें तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। शीत युद्ध का घटनाक्रम जो टॉपिक है उसको अच्छे से अपन देखेंगे। तो उसके अंदर स्पष्ट दिया गया है कि यहाँ पर जब कोरिया, बर्लिन और कांगो, ये इन तीनों के आसपास के लोग देश क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कुछ देश इन्हीं में से जो है यूएसए की तरफ चले गए थे, कुछ यूएसएसआर की तरफ चले गए, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया कि ये इन देशों ने अपने आसपास के जो छोटे छोटे जो देश थे उनसे इन्होंने क्या किया कि लड़ाइयाँ कर ली। तो अब इसी तरीके की कुछ स्थितियां जो है वो गंभीर बनने लगी। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों देशों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आश्रय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए। तो यहाँ दायरे का क्या अर्थ हुआ कि जब दोनों ही चुपचाप से बैठे हैं, दोनों अपनी देश जो है अपनी परमाणु शक्तियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब कभी ऐसे खेमों, दोनों ही खेमों के बीच में कोई ऐसे संकट आ जाए, मतलब ऐसी एक सिचुएशन आ जाए, तो उसको हम इस दायरों में देखेंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन आई कि जब तीसरा युद्ध हो सकता था, तो ये शीत युद्ध के दायरे के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं, लेकिन युद्ध हुए और इनके होने की संभावना बनी। जैसे कि क्यूबा का मिसाइल संकट, उस समय ऐसी स्थिति बन गई कि शायद दोनों देश आपस में जो है भिड़ जाए, दोनों के दोनों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ये दायरा कहलाएगा इसका। लेकिन बातें एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रहा। देखिए, ऐसी आपस में तनातनी हो गई कि जो राजनयिक संवाद जो होने चाहिए थे, जो जरूरी थे, क्योंकि रक्त रंजित तो युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन बातों से ही जो है वो आपस में जो है थोड़ी शांति रखी जा सकती थी। लेकिन ऐसा कई बार ऐसी स्थिति भी दोनों महाशक्तियों के बीच में आ गई कि राजनयिक संवाद जो थे वो भी कुछ स्थिति के अंदर जो है वो बंद होने लगे। अब जब राजनयिक संवाद बंद हो गए दोनों ही महाशक्तियों के बीच में, तो धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ने लग गई।
तो ऐसे कई मौके आए थे कि शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के जो देश है वो कारगर भूमिका निभाई। देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जब दोनों महाशक्ति आपस में भिड़ने वाली थी, लड़ने वाली थी, एक दूसरों का नुकसान करने वाली थी, तो ऐसे कई ऐसे गुट निरपेक्ष देश थे जो कि क्या है किसी में भी शामिल नहीं थे। वो उनका एक दोनों ही ग्रुप से वो अलग थे। तो गुट निरपेक्ष देशों में जो कि अभी अभी जो है औपनिवेशिक देशों से जिनको मुक्ति मिली है, स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है, वो गुट निरपेक्ष देशों में शामिल थे, जिसका डिस्कशन अपन ने किया था। तो ये जो गुट निरपेक्ष देश है, जैसे एग्जाम्पल भारत मान लीजिए हम, तो भारत भी ने क्या किया, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि दोनों महाशक्तियां जो है उनके बीच में राजनयिक संवाद बने रहे और दोनों ऐसी स्थिति में नहीं आए कि दोनों के बीच में तीसरा युद्ध हो जाए। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि गुट निरपेक्ष समझ के कारण दोनों शक्तियों ने संयम बरता, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया। अब जब ये गुट निरपेक्ष देश थे, जैसे मान लीजिए भारत है, तो ये दोनों महाशक्तियों को क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे संयम, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों को संयम रखने के लिए कहा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उन्होंने जो है उन देशों ने जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता रहा। इसमें संयम का जो तर्क था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रही। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधों के बीच में प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई। देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उन कई गुट निरपेक्ष देशों ने शांति दूत के रूप में काम कर दिया कि वो जो है शांति का प्रयास करके दोनों को शांत रखा जाए, संयम रखा जाए, लेकिन फिर भी क्या है, ये आमने सामने इन लोगों में प्रतिद्वंद्विता जो है वो कभी समाप्त नहीं हुई। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा कर लिए। अब ये धीरे धीरे क्या करने लगे, दोनों ही जने, कि कौन किस पे अटैक कर जाए कुछ पता नहीं, तो अपने जो हथियारों का जखीरा है वो इकट्ठा कर लिया जाए। तो हथियारों के बड़े जखीरों को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। उनको ऐसा लगा कि भाई ऐसा करते हैं, क्या पता कौन देश किस पे कर दे अटैक, तो हमें तो क्या है अपने हथियारों का जो जखीरा है उसको बहुत ही ज्यादा समृद्ध करता जाना है। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद भी युद्ध हो सकता है। दोनों देशों को ऐसी स्थिति लगी कि क्या पता हो जाए युद्ध, तो हम तो क्या है हथियारों से संपन्न हो जाते हैं। दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरों के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। दोनों गुट एक दूसरों की मंशा को समझने में भूल भी कर सकते थे। देखिए ऐसी स्थिति भी आ सकती थी। और इसके अतिरिक्त एक जो कई ऐसे प्रश्न भी उठते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी भी देश के पास में परमाणु हथियार है। अब परमाणु हथियार है तो मान लीजिए उस कई बार ऐसा जैसे कारगिल युद्ध के अंदर हुआ था, जो पाकिस्तान के जो हेड थे उनकी वजह से ही कहीं माना जाता है कि उनकी जो खालिस्तानी कहूंगी मैं इसको, उनकी वजह से जो है कारगिल युद्ध जो है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का उन्होंने प्रयास किया था। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई देश ऐसे होते हैं कि जो मान लीजिए परमाणु हथियार है उनके पास में, कई परमाणु दुर्घटना हो गई तो ये प्रश्न उठा। मान लीजिए यूएसए या यूएसएसआर के पास में परमाणु हथियारों का जखीरा है, एक के पास में कोई परमाणु दुर्घटना हो गई, अगर परमाणु दुर्घटना हो जाती है लेकिन अगला देश ये माने कि वो हम पे अटैक कर रहे हैं और ऐसी स्थिति बन जाए, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे जो सैनिक होते हैं वो शरारत करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के कारगिल युद्ध के अंतर्गत वहाँ के जो हेड थे उन्होंने शरारत करी थी। तो कोई सैनिक शरारत कर सकता है, तो शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे गलती से भी, तो अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। तो ये ऐसी स्थितियां बनी, ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देशों के नेताओं को भी पता नहीं चले। अब जैसे जब ये स्थिति आई थी तो वहाँ के जो नेता लोग थे उनको ही पता नहीं चला, पाकिस्तान के नेताओं को, कि वहाँ के जो सैनिक के जो हेड है वो किस तरीके की जो है हालात उन्होंने उत्पन्न कर दिए। तो ऐसी कई बार होती है दुर्घटना, तो इसकी आशंकाएं होने लगी और एक तरीके के प्रश्न उठने लगे कि अगर ऐसा हो जाए तो यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं और दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई, बल्कि ये महज एक दुर्घटना हुई, तब ऐसी क्या स्थिति हो गई। तब फिर भी क्या होगा कि भले यूएसए हो या यूएसएसआर हो, दोनों को ही इन प्रश्नों को लेकर टेंशन जो है वो सताने लग गई। अब अपन ये दोनों अब अपन देखते हैं कि ऐसी जब स्थिति बनी तो इसी बीच में देखिए अपन एक राजनीतिक जो है बसंत करके है, चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ,
ये देखिए, इस डायग्राम से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जो डायग्राम है वो भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी के द्वारा जो है बनाया गया था। तो ये शीत युद्ध के दौर के अंतर्गत बताया गया कि ये देखिए, जैसे ये है यूएसएसआर, सोवियत संघ। अब सोवियत संघ का जो है चीन जो है, साम्यवादी चीन जो हम बात करेंगे, इनका इनके साथ में रिलेशन तो है, वो इनके साथ अच्छा रिश्ता रख रहा है, लेकिन जैसे ये इसको मानिए, इनको स्पष्ट किया गया ये यूएसए है। सामने से तो चीन जो है वो यूएसएसआर से अच्छा रिश्ता रखता है, लेकिन पीछे से अगर अपन देखें तो यूएसए से भी वो गुपचुप तरीके से अपना रिश्ता मेंटेन कर रहा है। तो ये भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी के द्वारा बनाया गया है। ये दोनों कार्टूनिस्ट मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट है, और इनमें शीत युद्ध को लेकर भारत के नजरिए को चित्रित किया गया है। और पहला कार्टून उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप क्या कर ली थी, दोस्ती कर ली थी। और इन किरदारों को जो है इसमें रखा गया। दूसरी अपन बात करते हैं, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो कार्टूनिस्ट है ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति जो यूएसए के थे जॉनसन, तो उनके सामने जैसे ये केकड़ा जो बना हुआ है, आप इसको देखें, ये जो है इसको ये लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि ये है वियतनाम, उत्तर और दक्षिण। अब ये इसके मामले में तो ये फंस गए हैं, लेकिन वियतनाम ने जो है वो जॉनसन को ही बहुत ही कष्ट और पीड़ा दे दी है। तो ये इसको जो है स्पष्ट कर रहा है। तो ये दो अच्छे खासे जो उस समय जो राजनीतिक घटनाएं थी उसको स्पष्ट कर रहे हैं डायग्राम। आगे हम देखते हैं। देखिए, इसके अलावा अपन ये देखते हैं आगे कि जब गुट निरपेक्ष देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि राजनयिक संबंध जो थे वो धीरे धीरे बंद होने लग गए थे। दोनों को जो है आपस में जो है वो एक तरीके का डर जो है वो लगने लग गया। अब इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इसके अंतर्गत सामने आती है कि गुट निरपेक्ष जो देश थे उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका आखिर किसने निभाई थी। तो दोनों ही देशों में शांति करने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका जवाहरलाल नेहरू जी ने। देखिए, नेहरू ने क्या किया था, उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और देखिए, कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, एक तो जवाहरलाल नेहरू और दूसरा कांगो संकट के समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, उनकी ये दो महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की तरफ से जो है दोनों ही देशों को संयम रखने के लिए और शांति रखने के लिए मध्यस्थता की थी। तो ये दो इम्पोर्टेंट नाम है, दो जो कि महाशक्तियों का जो तीसरा युद्ध था वो टालने में इन्होंने इम्पोर्टेंट चीज निभाई थी। अब अपन बात करते हैं इसमें कांगो संकट की। तो हम ये देखते हैं इसके अंतर्गत कि कांगो संकट में संयुक्त राज्य संघ के जो महासचिव ने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये बात उभर कर सामने आई थी कि महाशक्तियों में समझ लिया जाए कि युद्ध को हर हालत में टालना है, और इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये इम्पोर्टेंट चीजें जो है ये शीत युद्ध के दायरे के अंतर्गत आई थी।